इस कोठी में खाना वगैरह पकाने के लिए एक अधेड़ उम्र औरत और एक चौकीदार ऊपर के कामों के लिए एक आदमी मौजूद था। औरत का नाम मिरादो था। उसकी उम्र 40 के लगभग थी। उसमें भी खासी वो पुरकशिश नजर आ रही थी। जवानी में तो वो खासी हसीन रही होगी। आदमी की उम्र 45 के लगभग थी। वो दुबले पतले जिस्म और लंबे कद का मालिक था। सर के बाल आधे से ज्यादा सफेद हो चुके थे। उसका नाम रनबू था। इन लोगों को कल गालबन रात या सुबह सवेरे शारक वगैरह के बारे में इतला कर दी गई थी। वो तो दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी। रहमान उन्हें पूरी कोठी घुमाने के बाद ड्राइंग रूम में ले आया। कोठी के हर कमरे में कालीन बिछे हुए थे और कीमती फर्नीचर से आरास्ता था। सबसे आम बात यह थी कि यहाँ टेलीफोन भी मौजूद था। रहमान ड्राइंग रूम की तरफ आते हुए मुरादू से चाय का कह आया था। उनके बैठने के थोड़ी देर बाद मुरादू चाय लेकर आ गई। तुम खुशकिस्मत हो शारक बाबू, रहमान ने चाय का घूंट भरते हुए कहा। तू बेशक हो जो इतनी जल्दी आजी अब्दुल्ला के इतना करीब आ गए हो। अगर 4 महीनों तक तुम्हारी कारकर्दगी ऐसी ही रही तो यह कोठी तुम्हारी मलकियत बन सकती है। अच्छी खूबसूरत कोठी है। शारक में मुस्कुराते हुए था। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। रहमान उठकर खड़ा हो गया और पत्रों की जेब से चाबियों का गुच्छा निकालकर बेल पर रखते हुए बोला, ये गाड़ी की चाबी है। गाड़ी अब तुम्हारे ही पास रहेगी। शारक के दिन को एक और हल्का सा झटका लगा। वो नए मॉडल की सफेद टोयोटा करोला थी। उसने नोन रखा और समीना की तरफ देखा। गाड़ी की डिग्गी में एक ब्रीफकेस रखा हुआ है, वो निकाल लेना। ब्रीफकेस की चाबी इसी छल्ले में मौजूद है। उसने चाबियों के गुच्छे की तरफ इशारा किया। हिंदमान के जाने के बाद शारिब ने चाबियों का गुच्छा नौलखे की तरफ बढ़ा दिया। गाड़ी में से ब्रीफकेस निकाल कर ऊपर ले आओ। नौलखा बाहर निकल गया और ये दोनों समीना वाले कमरे में आ गए। कुछ ही देर बाद नौलखा भी ब्रीफकेस लेकर ऊपर आ गया। समीना पलंग पर पैर लटकाए बैठी हुई थी और शारक कुर्सी पर विराजमान था। नौलखा ने ब्रीफकेस समीना के करीब पलंग पर रख दिया और चाबियों का गुच्छा भी उसी के करीब फेंक दिया और दूसरी कुर्सी पर बैठ गया। ब्रीफकेस खोलो, देखें इसमें क्या है। शारक ने समीना की तरफ देखते हुए कहा। समीना पलंग पर आलती पालती बार कर बैठ गई। उसने चाबियों को ऊंचा उठाया, ब्रीफकेस वाली चाबी उंगलियों में दबाई और ब्रीफकेस का रुख अपनी तरफ घुमाकर उसके दोनों लाख खोल दिए और फिर जैसे ही ढकना उठाया उछल पड़ी। क्या हुआ, क्या है इसमें? शारक ने हैरत से उसकी तरफ देखा। समीना के चेहरे पर अजीब से तासरात थे। उसने कुछ कहने की बजाय ब्रीफकेस का रुख शारक की तरफ घुमा दिया। ब्रीफकेस में जो कुछ भी था उसे देखकर शारक को और ये हैरत नहीं हुई थी, लेकिन मुंह लखा उछल पड़ा था। ब्रीफकेस में 1000 रुपए वाले नोटों के बंडल भरे हुए थे और यह रकम 10 लाख से किसी तरह कम नहीं थी। क्या यह हैरत की बात नहीं? नौलखा बोला। 2 कनाल पर यह शानदार कोठी, नई टोयोटा कार और ये इतनी बड़ी रकम, इतनी मेहरबानी। तुम्हें अंदाजा है कि जो माल हम बहरी जहाज पर पहुंचा कर आए थे उसकी मालियत क्या होगी? शायद ने सवारियां निगाहों से नौलखा की तरफ देखा। नहीं, मैं ठीक से अंदाजा तो नहीं लगा सकता। नौलखा ने नफी में सारी ला दिया। बैनुल-अक़वामी मंडी में 1 किलो हीरोइन की कीमत $1 करोड़ बनती है और वो हीरोइन 5 किलोग्राम थी। इस तरह तुम कीमत का अंदाजा लगा सकते हो। शारक बोला। 500 करोड़? नौलखा की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। रुपए नहीं, डॉलर। और $1 30-32 रुपए का होता है। इस तरह अरबों रुपए बनते हैं। हाजी अब्दुल्ला बिला वजह तो हम पर इतना मेहरबान नहीं हो रहा। अगर 40-50 लाख रुपए वो हम पर खर्च कर रहा है तो ये कोई बड़ी बात नहीं। 40-50 भी नहीं, बल्कि इसने हमें नकद रकम तो ये दी है जो मेरे ख्याल में 10 लाख से ज्यादा नहीं। मकान और काल तो अभी उसी की मलकियत है और 10 लाख की ये रकम ना होने के बराबर है। इतनी रकम तो तुम जानते हो कि हम यहाँ रहकर भी 2-4 दिन में कमा ही लेते। शारक ने कहा। तो फिर लानत भेजो इस साजी पर। नौलखे ने कहा। इतना दिन तब मुसीबतें उठाई और कदम कदम पर पंजा दमाई करते रहे और दिया क्या? सिर्फ 10 लाख। मैं तो कहता हूँ ये रकम भी उसके मुंह पर मारो और अपने डेरे पर चलो। लेकिन मेरे ख्याल में हमारे लिए सौदा भी महंगा नहीं है। शारक ने मुस्कुराते हुए कहा। वो कैसे? इस मर्तबा समीना ने सवारियां निगाहों से उसकी तरफ देखा। तजर्बा, बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात जो कल हमारे काम आ सकते हैं। शारक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो फिर ठीक है शारक बाबू, चाँद रोज हाजी अब्दुल्ला की रोटियों पर यैस करते हैं। नौलखे ने गहरा सांस लेते हुए कहा। यही करना पड़ेगा, शारक ने जवाब दिया। हमें चंद रोज और आजी के साथ रहना पड़ेगा, उसके बाद हम भी से अलर्गी इख्तियार कर लेंगे। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। वैसे मुझे तो अपना ही डेरा अच्छा लगता है शारक बाबू। नौलखे ने कहा। अभी चलते हैं डेरे पर। लो पहले ये संभाल लो। शारक ने कहते हुए ब्रीफकेस बंद करके नौलखे की तरफ सिरका दिया और कुछ वैसे चाबी निकालकर उसके हवाले कर दी। मैं कहाँ संभालूंगा, इसे अपने पास ही रखो। नौलखे ने कहा। नहीं, यह ब्रीफकेस तुम्हारा है। बेदा या समीना पे इस पर कोई दावा नहीं। शारक ने मुस्कुराते हुए कहा। ये क्या कह रही हो शारक बाबू? नौलखे ने हैरत से उसकी तरफ देखा। ठीक कह रहे हैं, समीना ने कहा। इसे अपने कमरे की अलमारी में रखकर अलमारी की चाबी जेब में डालो और तैयार हो जाओ। हम डेरे का चक्कर लगा कर आएंगे।
नौलखा चल में हैरत से उन दोनों की तरफ देखता रहा, फिर नोटों से भरा हुआ ब्रीफकेस उठाकर कमरे से निकल गया। सूरज ही सर पर चमक रहा था। गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया था, लेकिन एयर कंडीशन कार में गर्मी का एहसास बिल्कुल नहीं होने दे रहा था। शारिक स्टीयरिंग संभाले हुए था। नौलखा उसके साथ पैसेंजर सीट पर था और समीना पिछली सीट पर बैठी हुई थी। उसने सीट की पूछ से टेक लगा रखी थी और कदर नीम दराल पोजीशन में थी। मुल्तान रोड पर यतीम खाने के चौक से जरा आगे ट्रैफिक जाम था। गाड़ियों के हार्नों के शोर से कान पड़ी आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। बाद गाड़ियां बगली रास्तों से निकलने की कोशिश कर रही थी, जिससे एतराफ के रास्ते बंद हो चुके थे। शारिन ने गाड़ी रोक ली। क्या हुआ भाई, यहाँ क्यों ट्रैफिक जाम है? नौलखा ने अपनी तरफ का शीशा उतार कर एक रेड एप वाले से पूछा। एक्सीडेंट हो गया है जी, रेड एप वाले ने बताया। साहिवाल से आने वाली बस ने उधर से जाने वाली एक कार को कुचल दिया है। सुना है 6-7 बंदे मरे हैं। नौलखा ने शीशा बंद कर दिया और इधर उधर खड़ी हुई गाड़ियों को देखने लगा। तकरीबन आधे घंटे बाद ट्रैफिक में हरकत पैदा हुई। गाड़ियां चूंटी की रफ्तार से भीगने लगी। अगर कोई सलीका और तौर तरीका इस्तेमाल किया जाता तो ट्रैफिक बहुत जल्द क्लियर हो सकता था, लेकिन हर शख्स पहले निकलने की कोशिश में था। बहरहाल खुदा खुदा करके उन्हें आगे निकलने का रास्ता मिला। वो नीले रंग की एक निसान कार थी जो एक बस के सामने बुरी तरह कुचली पड़ी थी। कार का किनारा हिस्सा पुचका हुआ था जो बस के नीचे फंसा हुआ था। उसे अंदाजा लगाया जा सकता था कि बस से आने वाली इस कार को टक्कर मारकर बहुत दूर तक घिसटती हुई ले आई थी। सड़क पर दूर तक खून फैला हुआ था। खुदूम से तापी आगे निकल आने के बाद शारिक ने सड़क के किनारे एक दरख्त के नीचे कार रोक ली। वहां भी 5-6 आदमी खड़े थे। शारिक ने अपनी तरफ की खिड़की का शीशा उतार लिया और एक आदमी को इशारे से बुलाकर पूछा, ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? गलती ना कार वाले की थी और ना बस ड्राइवर की। उस शख्स ने जवाब दिया। तो फिर टक्कर कैसे हुई भाई मेरे? नौलखा ने कहा। ये कार वाले शायद पिकनिक के लिए छांगा मांगा जा रहे थे। इनके साथ 2 मोटरसाइकिल सवार भी थे जो अपनी मोटरसाइकिलों को सड़कों पर लहरा रहे थे। कभी वो कार के साथ आ जाते, कभी पीछे रह जाते और कभी मोटरसाइकिल लहराते हुए आगे निकल जाते। कार की रफ्तार भी खासी तेज थी और सामने से भी तेज रफ्तार बस आ रही थी। एक मोटरसाइकिल सवार लहराता हुआ बस के सामने आ गया। बस के ड्राइवर ने मोटरसाइकिल को बचाने की कोशिश की तो कार उसके सामने आ गई। एक खौफनाक धमाका हुआ और बस उस कार को कुचलकर घसीटती हुई दूर ले गई। और वो मोटरसाइकिल सवार? शारिक ने पूछा। हादसा होने के बाद वो एक लम्हे को रुके थे, फिर वो अपनी मोटरसाइकिल को शहर की तरफ दौड़ा कर ले गए। उस शख्स ने बताया। तो गोया इसका मतलब ये हुआ कि यह हादसा मोटरसाइकिल सवारों की वजह से ही पेश आया? शारिक बोला। मैं तो यही कहूंगा जी, उस शख्स ने कहा। वो दोनों नौजवान भी कार वालों के साथ ही थे। मैं उन्हें रास्ते बारी सी तरह बदतमीजियां करते हुए देखता आया हूँ। तुम्हें कैसे पता चला कि वो लड़के इनके साथ थे? शारिक ने पूछा। मैं भी अपनी मोटरसाइकिल पर आ रहा था जी। उस शख्स ने दरख्त के नीचे खड़ी हुई एक मोटरसाइकिल की तरफ इशारा किया। मैं ठोकर म्याल बेग में रहता हूँ। एक जरूरी काम से सुबह सवेरे शहर आ गया था और अब वापस जाते हुए समानाबाद मोड़ से इन लोगों को देख रहा था। एक मोटरसाइकिल वाला कभी कार के साथ आकर कार की खिड़की पर हाथ रख देता और कार में बैठे हुए लोगों से बातें करने लगता। ये तो इत्तेफाक था कि यतीम खाने वाले बोर्ड से मैं उन लोगों से जरा आगे निकल गया और फिर मैंने धमाके की आवाज सुनी। अल्लाह माफ करे जी, बड़ा ही खौफनाक हादसा हुआ था। हाँ वही, अल्लाह माफ करे, शारिन में कहते हुए खिड़की का शीशा चढ़ा कर इंजन स्टार्ट कर दिया। शमीना और नौलखा खामोश बैठे रही। शारिक हल्की रफ्तार से गाड़ी चलाता रहा और बिलाकर उसने गाड़ी दाई तरफ कच्चे रास्ते पर मोड़ दी और उसके तकरीबन 5 मिनट बाद गाड़ी हवेली के सामने खड़ी थी। हारन बजाने पर गेट गामे ने खोला। पहले तो वो सवैर ड्यूटा देकर हैरान हुआ और फिर शारिक और नौलखा को देखते ही उसके चेहरे पर रौनक सी आ गई और उसने फाटक पूरी तरह खोल दिया। शारिक ने गाड़ी अंदर ले जाकर दरख्तों के नीचे रोक दी और वो तीनों नीचे उतर आए। शमीना तो इधर उधर टहलने लगी और नौलखा करीब बिछी हुई चारपाई पर बैठ गया। राजू कहाँ है? शारिक ने गामे की खैरो आफियत दरियाफ्त करने के बाद इधर उधर देखते हुए पूछा। राजू 2-3 दिन से गायब है शारिक बाबू, गामे ने जवाब दिया। उसके चेहरे पर यकदम परेशानी के तासरात ऊपर आए। मैं तो खुद भी यहाँ कैद होकर रह गया हूँ। क्या मतलब? राजू कहाँ गायब है? शारिक चौंक गया। पता नहीं, पहले तो मैं समझा था कि शायद माजा गुज्जर के हाथ लग गया है, लेकिन मैंने मुख्तलिफ जराए से तस्दीक कर ली है वो माजा गुज्जर या उसके किसी आदमी के हाथ नहीं लगा। तो फिर वो कहाँ गायब हो गया? शारिक बोला। यही बात तो मेरी समझ में नहीं आती, गामे ने जवाब दिया। और धंधा कैसा है? शारिक ने सवारियां निगाहों से उसकी तरफ देखा। धंधा तो ठीक है, गामे ने कहा। मैं तो कहीं रोज से यहाँ से बाहर नहीं गया। पहले राजू ने काम संभाल रखा था और जब से वो गायब हुआ है मौलवी हमीद काम संभाले हुए है। तुम यहाँ क्यों छुपे बैठे हो? शारिक ने पूछा। मजहब का थानेदार मेरे पीछे लग गया है, गामे ने बताया। पता चला है कि माजे बुजन उसे कुछ चढ़ा दिया है। वो मेरे डेरे में आतिशजनी और 2 आदमियों के कत्ल के इल्जाम में मुझे अंदर करना चाहता है। कौन 2 आदमी? शारिक उसे घूरा।
पुलिस के पास ऐसे बहुत से केस होते हैं जिनके लिए उन्हें मुनासिब मुल्जिमों की तलाश होती है। ऐसे ही केस होंगे जिनमें वो थानेदार मुझे फिट करना चाहता है। तुमने हाजी अब्दुल्ला से बात नहीं की? शारिफ ने कहा। और मैं हाजी अब्दुल्ला के पास गया था मगर मुलाकात नहीं हो सकी, गामे ने जवाब दिया। ठीक है, शारिफ ने गहरा सांस लेते हुए कहा। अब मैं आ गया हूँ, संभालूंगा सारा मामला। ये देखो, हम तुम्हारे लिए कराची से क्या लाए हैं। ढोलका कहते हुए एक शॉपिंग बैग उसकी तरफ बढ़ा दिया। कराची के तोहफे हैं, खुश हो जाओगे देखकर। और ये दूसरा थैला संभाल कर रख लो राजू के लिए, वो आ जाए तो उसे दे देना। और क्या खबरें हैं? शारिफ ने चारपाई पर बैठते हुए पूछा। तुम लोगों के बाद में कोई अच्छी खबरें जमा नहीं कर सका, गामे ने कहा। खास तौर से नौलखा के लिए मेरे पास कोई अच्छी खबर नहीं है। खुलकर बात करो, मुंह न करने से घूरा। तुम्हारे बहनोई का नाम नासर अली है ना? गामे ने पूछा। हाँ, क्या हुआ उसे? नौलखा नासर अली का नाम सुनकर चौंक गया। उसे कत्ल कर दिया गया है, गामे ने कहा। तुम लोगों के जाने के बाद दूसरे दिन बुलबरिक्स नहर से उसकी लाश मिली थी। पुलिस के कहने के मुताबिक उसे कई रोज पहले तशद्दुद करके लाश नहर में फेंक दी गई थी, जो पुल के दरमियान वाले सतूनों के साथ अटक गई थी। उसे वो उस नहर में नहाते हुए चंद लड़के उस तरफ निकल गए तो लाश का पता चला। लाश बहुत बुरी हालत में थी, लेकिन पतरूर की जेब से बरामद होने वाले शनाख्ती कार्ड से उसे नासर अली की हैसियत से शनाख्त कर लिया गया। शनाख्ती कार्ड पर पता भी चुदुरजी क्वार्टर का था। ये सब कुछ अखबार में छपा था, तस्वीर भी छपी थी। मैंने वो अखबार संभाल कर रखा हुआ है, अभी लेकर आता हूँ। दामन अंदर चला गया और नौलखा गुमसुम सा खड़ा रहा। शारिक ने उसे बाजू से पकड़कर चारपाई पर बिठा दिया। थोड़ी देर बाद गामा कमरे से एक तय किया हुआ अखबार ले आया। अखबार कई रोज पुराना था। उसने अखबार सीधा करके वो सब सामने कर दिया, जिस पर लाश के बारे में खबर और तस्वीर छपी हुई थी। ये तस्वीर शनाख्ती कार्ड से ली गई थी और नौलखा को उसे पहचानने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। वो नासिर अली ही था। शारिक में गामा से अखबार लेकर पढ़ी। चंद में तस्वीर को देखता रहा। उसने नौलखा के कंधे पर हाथ रख दिया, जो सर झुकाए बैठा और आंखों से आंसू बह रहे थे। हौसला फिर नौलखे। शारिक उसका कंधा थपथपाता हुआ बोला, ये उस गुज्जर के सिवा किसी और का काम नहीं हो सकता। नौलखा एक झटके से उठते हुए बोला, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हौसला करो नौलखे। शारिक में फिर उसके कंधे पर हाथ रख दिया। यह काम गुज्जर का हो या किसी और का, हमारे हाथों से बच नहीं सकेगा। 1-2 दिन सब्र करो, मुझे बस इस केस के बारे में मालूमात हासिल कर लेने दो, फिर देखो क्या होता है। मैं बहन कलसूम को क्या मुंह दिखाऊंगा शारिक बहू? नौलखा रोते हुए बोला, यह सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। ना मैं उस रात समीना को लेकर वहां जाता और ना आज मेरी बहन को यह दिन देखना पड़ता। किस्मत का लिखा होकर रहता है नौलखे, इसमें गलती मेरी तुम्हारी या किसी और की नहीं। शारिक उसे तसल्ली देते हुए बोला, किस्मत का लिखा तो कोई नहीं टाल सकता। मैं भी कलसूम के घर जाना चाहता हूँ, नौलखे ने कहा। अभी नहीं, शारिक ने कहा। तुम जानते हो कि समीना के बाप ने उसके अगवा की रिपोर्ट दर्ज करवा रखी है और पुलिस को तुम्हारी तलाश है। इस तरह दिन की रोशनी में धुंधराते हुए वहां जाओगे तो धर लिए जाओगे। शाम का अंधेरा फैलने तो चलेंगे, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगा, शारिक ने कहा। नौलखा दोबारा चारपाई पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। शारिक, समीना और गामा उसे तसल्ली देते रहे। फिर गामा मटके से पानी का गिलास भरकर ले आया और नौलखे को जबरदस्ती चंद घूंट पिला दिए। नौलखा बड़ी मुश्किल से अपनी तबीयत पर काबू पा सका था। इस वक्त 2 बज चुके थे, खाने का वक्त हो चुका था। गामा खुद ही खाना तैयार करता रहा, लेकिन इस वक्त किसी का भी खाने का मूड नहीं बन रहा था। गामे ने चाय बना ली थी और कमरे में से 2-3 कुर्सियां भी निकाल ली थी। वो दरख्तों के नीचे ही बैठे रहे। यहाँ ताजा हवा अच्छी लग रही थी। समीना उनसे कदरे अलग थलग बैठी हुई थी। वो भी कलसूम और नासर अली के बारे में सोच रही थी। वो चंद घंटे ही तो उनके घर में रही थी, लेकिन इन्हीं चंद घंटों में समीना ने उनकी फितरत का अंदाजा लगा लिया था। वो दोनों बहुत शरीफ इंसान थे। समीना का ज्यादा वक्त चौबे कलसूम के साथ गुजरा था, इसलिए वो कलसूम को ज्यादा बेहतर तौर पर समझ सकी थी। उन चंद घंटों में कलसूम ने हर लिहाज से उसका ख्याल रखा था। शारिक भी अपनी जगह बैठा यही सब कुछ सोच रहा था। उस रात जब नौलखा समीना को फैसलाबाद से लेकर आया था, वो नासर अली के घर ना जाता तो आज नासर अली को भी अपनी जिंदगी से हाथ धोने ना पड़ते। शारिक को यकीन था कि नासर अली माजा गुज्जरी की जिंदगी का निशाना बना होगा। शारिक को यकीन था कि नासर अली माजा गुज्जरी की दरिंदगी का निशाना बना होगा। कोई इंसान नहीं, जहरीला नाग था जो अब तक उसके कई आदमियों को डस चुका था। बाजा गुजर समीना के बाप के पास पहुंच गया था। वो नासर तक भी पहुंच गया होगा और उसे किसी तरह पता चल गया होगा कि नासर अली नौलखा का रिश्तेदार है और वो नौलखा के बारे में जरूर जानता होगा। और दायरा नासर नौलखा के बारे में नहीं जानता था कि वो कहाँ है। इस तरह नासर उसके तशद्दुद का निशाना बनकर अपनी जान से हाथ धो बैठा। माजे पुजन ने उसकी लाश नहर में फेंकवा दी। शारिक सोच रहा था कि अगर उनके जाने से पहले नासर अली के कत्ल का इंकशाफ हो जाता तो वो माजे गुजर से उसका हिसाब बराबर करके ही जाता, लेकिन बहरहाल अब उसने तय कर लिया था कि माजे गुजर से नासर अली के कत्ल का बदला जरूर लेगा।
शमीना कुर्सी पर बैठे बैठे ऊँघने लगी। कुछ देर बाद वो अंदर जाकर चारपाई पर लेट गई और थोड़ी देर बाद वो गहरी नींद सो रही थी। शारिक ने 9 लगा और गामा दरख्तों के नीचे ही बैठे बात नहीं करते रहे। 6 बजे के लगभग शारिक ने कमरे में जाकर शमीना को जगाया। शमीना ने बाहर आकर ड्रम में से पानी लेकर मुंह हाथ धोया, लेकिन उसके दिमाग में अभी तक सनसनाहट हो रही थी। आज वो कई रोज बाद दोपहर के वक्त सोई थी। जब वो दोपहर को सोकर उठी थी तो उसके दिमाग में देर तक इसी तरह सनसनाहट सी होती रही थी। शाम का अंधेरा फैलने से थोड़ी देर पहले वो लोग हवेली से निकले। दामा भी उनके साथ था। वो सीधे मदन थाने पहुंचे। शारिक ने कार थाने से चंद पीछे ही रोक ली। वो इन तीनों को कार में छोड़कर खुद 90 कदम उठाता हुआ थाने में दाखिल हो गया। थानेदार मौजूद था। 2-3 आदमी और भी बैठे हुए थे। आओ आओ शारिक बाबू, तुम तो ईद का चांद ही हो गए। थानेदार ने उठकर बड़ी गर्मजोशी से उससे हाथ मिलाया। कहाँ गायब हो गए थे शारिक बाबू? कई रोज से नजर ही नहीं आए। तुम जैसे लोगों की मेहरबानी से बाज़-औक़ात तो अपने आप से भी छुपना पड़ता है। शारिक कहते हुए कुर्सी पर बैठ गया। 1 मिनट, मैं जरा इन लोगों से फारिग हो लूं, फिर तुमसे बात करता हूँ। थानेदार कहते हुए वहां से पहले से बैठे हुए 2 आदमियों की तरफ मुतवज्जो हो गया। ठीक है ख्वाजा साहब, अगर आप लोग अपने बच्चों को कंट्रोल नहीं कर सकते तो इसका खुमियादा तो आप लोगों को भुगतना ही होगा। मेरा ख्याल है आप मामला अदालत पर ही छोड़ दें। बेहतर होगा कि आप 1-2 दिन में किसी अच्छे वकील का बंदोबस्त कर ले। हम तो चाहते हैं कि बात अदालत तक पहुंचने की बजाय यहीं पर खत्म हो जाए। ख्वाजा साहब ने जवाब दिया। वो एक अधेड़ उम्र आदमी था और चेहरे मोहर से शरीफ ही लगता था। दूसरी पार्टी भी बड़ी जोर वाली है ख्वाजा साहब, थानेदार ने कहा। और फिर अगर कोई मामूली सी लड़ाई झगड़ा होता तो हम खुद ही लड़कों को डांट डपट कर मामला खत्म कर देते और आपको भी यहाँ तक आने की जहमत न करनी पड़ती। लेकिन आप जानते हैं कि मामला संगीन है। गोरी दूसरे लड़के के पेट में लगी है जो हॉस्पिटल में पड़ा है। अगर वो खत्म हो जाता है तो केस मजीद संगीन हो जाएगा। मैं हॉस्पिटल से होकर आया हूँ इंस्पेक्टर साहब, ख्वाजा साहब ने कहा। डॉक्टर से मेरी मुलाकात हुई थी। गोली पेट से निकाल ली गई है और लड़के की जिंदगी को कोई खतरा नहीं। बल्कि डॉक्टर ने तो कहा था कि 3-4 रोज में उसे हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी जाएगी। अगर आप चाहें तो लड़के के बाप से मिलकर मामला तय हो सकता है। आपकी इतला के लिए अर्ज है कि लड़के का बाप पहले ही एसपी साहब तक पहुंच चुका है, थानेदार ने कहा। अब मामला मेरे इख्तियार में भी नहीं है। सुबह हम आपके लड़कों को अदालत में पेश करके रिमांड लेने की कोशिश करेंगे। आप भी किसी वकील से बात कर लें। ठीक है इंस्पेक्टर साहब। ख्वाजा साहब गहरा सांस लेते हुए उठ गए। उसके साथ दूसरे 2 आदमी भी उठ गए। उन्होंने थानेदार से हाथ मिलाया और रुखसत हो गए। क्या किस्सा है? शारिक में भी जाने के बाद सवारियां निगाहों से इंस्पेक्टर की तरफ देखा। ख्वाजा साहब इसी महल्ले में रहते हैं। आज दोपहर इनके बेटे का किसी दोस्त से झगड़ा हो गया था। इनके बेटे अफजाल ने जेब से पिस्तौल निकालकर उसे गोली मार दी। अफजाल 10वीं क्लास में पढ़ता है। माँ बाप इतने लापरवाह हैं कि बेटे की हरकतों का इल्म नहीं। अब भागे फिर रहे हैं। बताओ इतने रोज कहाँ गायब रहे? इंस्पेक्टर ने कहा। शहर से बाहर गया हुआ था, शारिक ने कहा। लेकिन तुमने मेरी अदम मौजूदगी में खूब फायदा उठाया। क्यों मेरे आदमी को परेशान कर रहे हो? तुम शायद गामे की बात कर रहे हो, इंस्पेक्टर बोला। हाँ, शारिक ने कहा। क्या तुम समझती हो कि अपने डेरे को आग उसी ने लगाई थी? और कत्ल के वो कौन से 2 केस हैं जिनका फंदा तुम उसके गले में फिट करना चाहते हो? पुराने केस है, इंस्पेक्टर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। और तुम्हें अब ख्याल आया कि गामा उसमें फिट हो सकता है? शारिक ने उसे घूरा। कोई केस किसी भी वक्त रुख बदल सकता है, इंस्पेक्टर ने कहा। बेहतर है कि इस केस का रुख एक बार फिर बदल दो। शारिक ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। माँ गुजर के पीछे लगकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। उसके खिलाफ कत्ल के कितने केस हैं, उसी को अपने किसी केस में फिट क्यों नहीं कर लेते? बात किसी को किसी केस में फिट करने की नहीं है शारिक बाबू, इंस्पेक्टर ने जवाब दिया। कानून के कुछ तकाजे भी होते हैं और कानून के तकाजे। शारिक ने उसकी बात काट दी। ठीक है, गामा बाहर गाड़ी में बैठा है, उसके हाथों में हथकड़ियां डालकर कानून के तकाजे पूरे कर लो। फिर मैं भी राबिया को अदालत में पेश करके कानून के तकाजे पूरे करने की कोशिश करूंगा। उस सब कोई एतराज मत करना। राबिया? ये नाम सुनते ही इंस्पेक्टर का चेहरा धुआं हो गया। तुम उसके बारे में क्या जानते हो? वो सब कुछ जानता हूँ जो उसके साथ हो चुका है, शारिक ने मानी खेद अंदाज में कहा। और यह भी जानता हूँ कि राबिया इस वक्त कहाँ है और इस मामले में कौन कौन मुलव्वस है। इंस्पेक्टर के मुंह से बेइख्तियार गहरा सांस निकल गया। शारिक के होंठों पर मुस्कुराहट गहरी हो गई। राबिया था कि इस कराची जाने से 2-3 रोज पहले ही उसकी नजरों में आया था, मगर ये बात उसने अपने सीने में छुपाए रखी थी। राबिया कारिल की 3rd ईयर की स्टूडेंट थी। वो 20-21 साल की एक बेहद हसीन लड़की थी। दराल का मत होने की वजह से उसके हुस्न में कुछ और इजाफा हो गया था। बाबर नामी कारिल के एक स्टूडेंट से उसका मुआशका चल रहा था। बाबर का मामू अल्ताफ लाहौर में एक फिल्म कंपनी में मुलाजिम था, लेकिन बाबर ने अपने दोस्तों की ये तासर दे रखा था कि उसका मामू उस फिल्म कंपनी का मालिक है। बाबर अक्सर लाहौर जाता रहता था। हमेशा वापस आने के बाद वो राबिया को फिल्म ददई के किस्से सुनाया करता था। राबिया फिल्म बीनी की शौकीन थी, लेकिन बाबर की बातें सुन सुनकर उसके दिल में फिल्मी अदाकारा बनने का शौक उभरने लगा। बाबर उसकी इस जज्बे को उभारता रहता।
उसने राबिया को बावर करवा दिया था कि वो तमाम तर सलाहियतें उसमें मौजूद हैं जो सफ़े अव्वल की एक हीरोइन में होनी चाहिए। वो राबिया को ये यकीन दहानी कराने की कोशिश भी करता रहा था कि अगर वो उसके साथ लाहौर चली जाए तो उसका मामू से अपनी फिल्म में हीरोइन कास्ट कर लेगा, लेकिन राबिया डरती थी। उसका ताल्लुक एक गरीब और शरीफ घराने से था। तो ये थी आज की स्टोरी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन भी दबा दे। अगला एपिसोड जल्द आएगा।